पार्ट में देखेंगे दोस्तों एडजॉइंट से जुड़ी हुई कुछ थ्योरम के। तो थ्योरम 1 में आते हैं। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये एक थ्योरम बता रहा है। अगर ए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए का मल्टीप्लिकेशन अगर एडजॉइंट ए से ए के साथ करते हैं और एडजॉइंट ए के मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, where I is the identity matrix of same order, where I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर n होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्जाम में क्या होता है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये बन गया ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ए मतलब इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस एलिमेंट का कोफैक्टर का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एडजॉइंट ए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। एडजॉइंट ए हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे इस सारे एलिमेंट का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना आएगा, A11 का आएगा, A11, A12 का आएगा, A12, A13 का आएगा, A13, वैसे ही A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स आने के बाद एडजॉइंट ए हम कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे आएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया एडजॉइंट ए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होगा देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आएगा हम देखते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए मतलब हम क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका हम मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया था, A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23। ठीक है, A31, A32, A33, ये एडजॉइंट आया था। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पहला वाला, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। क्यों? इसका कॉलम का जितना ऑर्डर है इसका रो का उतना ऑर्डर होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तब जाकर ये मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स का कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीज़ हम मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास, ये 3x3 मैट्रिक्स आएगा सामने, तो उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कैसे बनेगा, इन रो का मल्टीप्लिकेशन इन कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब A11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस A12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा A13 इसके साथ मल्टीप्लाई होके। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आएगा पहला एलिमेंट A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ये आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। वैसे ही तीसरा एलिमेंट भी वैसे आएगा, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं, इन दोनों टर्म को थोड़ा देख लेते हैं। हम डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, जो किसी भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन उसी के कोफैक्टर के साथ करते हैं, और उस ऑपरेशन अगर एक कॉलम या एक रो के साथ अगर करते हैं, तो हमारे पास सामने आता था डिटर्मिनेंट, उसी का डिटर्मिनेंट। जो मैं पहले रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13 ये होगा। और हम डिटर्मिनेंट में ये पढ़े थे, हम किसी भी एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक रो में अगर कंप्लीट करेंगे और सारे को जब ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू सामने आएगा उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और एक पढ़े थे प्रॉपर्टी, अगर हम किसी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं इसमें ले लिया A12 ले लिया, या सॉरी 21 ले लिया, फिर A12 के साथ मैं A22 को ले लिया, फिर A13 के साथ मैं A23 को ले लिया, तो हम पढ़े थे क्या, किसी भी एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर के अलावा किसी और के कॉलम या रो के कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू 0 आता था, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो कैसे आएगा ये, इसको लिखेंगे, ये पहला वाला जो मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इस रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सामने क्या आएगा, डिटर्मिनेंट A। फिर ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका एलिमेंट उसका कोफैक्टर 0। फिर ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर 0, इसका एलिमेंट उसका कोफैक्टर 0, इसका एलिमेंट इसी का कोफैक्टर, तो आएगा डिटर्मिनेंट A। इसका एलिमेंट दूसरे का कोफैक्टर 0, इसका एलिमेंट दूसरे का कोफैक्टर 0, इसका एलिमेंट दूसरे का कोफैक्टर 0, इसका एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर आएगा डिटर्मिनेंट A। तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैसे आया, हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स में से हम डिटर्मिनेंट A को हम कॉमन ले जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट A को मैं अगर कॉमन ले लिया, तो मैट्रिक्स में क्या रह जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स देख रहा है यहाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो हमें जो प्रूव करना था क्या, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू हमारे पास क्या सामने आया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं किसको, उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव
एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है ना दोस्तों? तो इसी के हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे इन्वर्स का फॉर्मूला। देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। और हम मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे? अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो किसी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, इन्वर्स होता था। ठीक है ना? तो अगर मैं ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स के साथ मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं बी मैट्रिक्स के साथ ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स रहेगा और दूसरा उसका इन्वर्स रहेगा। ठीक है, तो इसको उसके फॉर्मेट में थोड़ा लिखने के प्रयास करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट जो राइट हैंड साइड में है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, मैं थोड़ा ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए बन गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्यों ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या सामने आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या बन रहा है यहाँ, ये जो हमारे पास सामने जो आया, अगर मैं मान लेता हूँ इसको, अगर मैं इसको मान लेता हूँ बी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा a इंटू बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, b इंटू ए इक्वल टू आई। वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? मतलब क्या है, यहाँ b a का इन्वर्स है। ठीक है, यहाँ तो लिख सकते हैं b क्या है, a का इन्वर्स है, तब जाकर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और एक तरीके से देख लीजिए, यहाँ a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, a इन्वर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या है, सामने आया ये 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए। समझ में आया? तो देख लीजिए, ये थोड़ा ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास a इन्वर्स हम क्या लिख सकते हैं, अभी a इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए। कैसे आया, मैं ये सारी चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब हम आगे जो इन्वर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे। हम पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारे पास सामने आएगा उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले थ्योरम के ऊपर। अगले थ्योरम के ऊपर जाने से पहले हम दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर, और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। तो मैं एक साइड लिख लेता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, और यहाँ लिख लेता हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, आप किसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए सपोज लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, इसको हम
एन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिए हैं, ठीक है। तो सिंगुलर होने के लिए कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n रहेगा और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रहा है, क्या बोला मैंने, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रहा है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमको सीखने का क्या ज़रूरत पड़ा, ज़रूरत इसीलिए था कि हमें जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका अगर हम इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका नॉन सिंगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जिस मैट्रिक्स हमें दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तब जाकर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, मतलब जिस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ठीक है, और ये नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये आगे जाकर हम यूज करने वाले हैं। तो आते हैं अगले थ्योरम के ऊपर। आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम कैसे देखेंगे। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को चेक करना है अगर ये सिंगुलर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, अगर इसको मान लिया, लेट एज्यूम दिस मैट्रिक्स भी ए, तो डिटर्मिनेंट ए क्या सामने आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 1 3 क्या आ गया, 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरे तरफ देखते हैं, अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लिया और उसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड कर लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आएगा, 2 4 3 1 इसका डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लिकेशन अगर होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये आ गया -10। तो क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है ना, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आते हैं थ्योरम के ऊपर। इस थ्योरम बता रहा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर हम किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वो दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं, तो उसी का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर सामने आएगा। ये बोल रहा है ये थ्योरम, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था। आते हैं अगले थ्योरम के ऊपर। तो ये थ्योरम आप लोगों को क्या बता रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये बता रहा है, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो उस दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उन दोनों का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये बोल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसे हम आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये थोड़ा आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। आते हैं अगले थ्योरम के ऊपर। चौथा थ्योरम हमें यह बता रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं तभी जब उस मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। तो इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। हमको पता है
a इंटू बी इक्वल टू आई होता है ना, जब b a का इन्वर्स होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन i होता है, ठीक है। तो a नॉन जीरो मतलब a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके ये इन्वर्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको दिखाना है a इज डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, आई मतलब 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो और इसको मैं इसके पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था, इन दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अगर दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होकर अगर 1 आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक भी जीरो नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जाकर ये इन्वर्टेबल बनेगा ना, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आई आ रहा है तो बी का इन्वर्स ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आते हैं, हम देख लेते हैं, ये थ्योरम तो नहीं कह सकते हैं, इसको थोड़ा स्पेशल नोट में लिख लेना। हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का कितना आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट a 0 0 0 डिटर्मिनेंट a 0 0 0 डिटर्मिनेंट a, इसी का डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के तौर पर लिख सकते हैं, a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा ना, ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को पहले रो के अलग हम कॉमन ले लिए, फिर डिटर्मिनेंट ए को सेकेंड रो के अलग हम कॉमन ले लिए, फिर डिटर्मिनेंट ए को थर्ड रो के अलग कॉमन ले लिए, और हमारे पास रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 1 आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 1 आता है। तो ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3, ठीक है। अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर कट करेंगे तो हमारे पास क्या सामने आएगा, ये डिटर्मिनेंट था ना, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, ये भी आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, तो इसको भी थोड़ा आप याद रख लेना है। तो ये जो आएगा ना, ये जो ए का जितना ऑर्डर रहेगा, इसका ऑर्डर का एक घटा के उसका पावर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे, इफ ए इज एन ऑर्डर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए टू द पावर n-1, इसको लिख लेना है। जितना ऑर्डर रहेगा उसका ऑर्डर -1, ठीक है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, उस ए का डिटर्मिनेंट ऑर्डर कितना आएगा, इसका जो पावर कितना आएगा उसका ऑर्डर -1 n-1,
ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है थ्योरम वाला कंसेप्ट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज फिर से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से छोड़ दिए थे, तो अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें थ्योरम का कैसे एप्लीकेशन आता है, सारे रूल्स कैसे यूज करेंगे, वो आने वाले एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।